सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स को लेके हिस्ट्री क्या कहती है, उस हिस्ट्री को बहुत ब्रीफली देख लेते हैं। देखो, हमें ये पता है कि ये जितने भी राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, इन राजा महाराजाओं के लिए लैंड रेवेन्यू वॉज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। राजा महाराजाओं के पास में जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू आता था, वो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आता था? लैंड रेवेन्यू से आता था। और ये सिस्टम कैसे चलता था? ये जितने भी राजा थे महाराजा थे, इन्होंने अपनी लैंड को डिवाइड कर दिया था इनटू जागीर्स। लैंड को जागीर्स में डिवाइड कर दिया था, और ये जो जागीर्स थी ये दे दी गई थी जागीरदार्स के लिए। और ये जो जागीरदार थे इन्होंने फर्दर इस लैंड को डिवाइड किया, और फर्दर डिवाइड करने के बाद इस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जमींदार्स के बीच में। और ये जो जमींदार्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे कल्टीवेशन के लिए। लेकिन जमींदार्स भी खुद कल्टीवेशन नहीं करते थे, जमींदार्स कल्टीवेशन के लिए रखते थे पीजेंट्स को। मतलब अल्टीमेटली इस पूरे चेन में पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, पीजेंट्स को हैरेस किया जाता था। और इस पूरे चेन में जो लैंड का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता था वो वाया वाया करते करते पहुँचता था राजा के पास में, पहुँचता था महाराजा के पास में। ये बहुत बेसिक तौर पे फंक्शनिंग थी उस टाइम पे लैंड रेवेन्यू की। अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री के बहुत सारे सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, वो आप पढ़ सकते हो। लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिक है, ये बेस ले डाउन कर दिया। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थोड़ा और इम्पॉर्टेंट है वो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में 3 टाइप के लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को लाया गया था। कौन कौन से 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को लाया गया था ब्रिटिश इंडिया में? सबसे पहले लाया गया जमींदारी सिस्टम, या जिसको पॉपुलरली बुलाया जाता है परमानेंट सेटलमेंट। कब लाया गया? 1793 में लाया गया। परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम कब लाया गया? 1793 में। फिर दूसरा लाया गया रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम को कब लाया गया? 1820 में लाया गया। और तीसरा लाया गया महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम को कब लाया गया? 1822 में लाया गया। मोटा मोटा अगर बात करें तो ब्रिटिश इंडिया में 3 टाइप के लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले लाया गया था जमींदारी सिस्टम को, जिसको पॉपुलरली बुलाया जाता है परमानेंट सेटलमेंट। कब लाया गया? 1793 में। फिर दूसरा लाया गया रैयतवारी सिस्टम या रैयतवारी सेटलमेंट भी बोल देते हैं। कब लाया गया? 1820 में लाया गया। और तीसरा लाया गया महलवारी सिस्टम को। कब लाया गया? 1822 में लाया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे जमींदारी सिस्टम के बारे में, या जिसे बुलाया जाता है परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। परमानेंट सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस किया गया? इसको 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसको किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया। जमींदारी सिस्टम कब लाया गया? 1793 में इसको लाया गया। और इस परमानेंट सेटलमेंट को प्लान किया था जॉन शोरे ने। किसने प्लान किया था? जॉन शोरे ने इसको प्लान किया था। और इंट्रोड्यूस किसने किया? इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इंट्रोड्यूस किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया। तो परमानेंट सेटलमेंट को लेके 2-3 चीज़ें। कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया। प्लान किसने किया था? जॉन शोरे ने प्लान किया था। और इंट्रोड्यूस किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया। ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, इसके तहत ये जो जमींदार लोग हुआ करते थे, इन जमींदार लोगों को बना दिया गया ओनर ऑफ द लैंड। जमीन का ओनर बना दिया गया जमींदार्स को, और इन जमींदार्स को जिम्मेदारी दी गई कि अब आप रेंट कलेक्ट करोगे फ्रॉम द पीजेंट्स। जमींदार्स को ओनर ऑफ द लैंड बना दिया गया, और जिम्मेदारी क्या दी गई कि अब आप लोग रेंट कलेक्ट करोगे पीजेंट से। और ये जो रेंट कलेक्ट किया जाएगा, इसको कलेक्ट करके कहाँ पहुँचा जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में पहुँचा जाएगा। और सिस्टम कैसा था कि जितना भी रेंट था इसको टोटल 11 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 11 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। टोटल 11 में से 10 पार्ट जितना रेवेन्यू दे दिया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जो 1 पार्ट बचता था वो बचता था जमींदार के लिए। अब सोचो, जमींदार को रेंट कलेक्ट करना भी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचाना भी है, और सिर्फ कितना सा हिस्सा मिल रहा है उसको? रेंट का 1 पार्ट मिल रहा है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जमींदार क्या चाहेगा? जमींदार चाहेगा कि ये जो पीजेंट्स हैं इनसे ज़्यादा से ज़्यादा रेंट कलेक्ट किया जाए। और इसी के चलते
पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, पीजेंट्स को खूब हैवीली हैरेस किया जाता था। तो ये जो जमींदार्स थे, ये जमींदार्स बेसिकली इस रेंट कलेक्शन के लिए जमींदार्स को एक्सप्लॉइट करते थे। ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, ये पीजेंट्स के एक्सप्लॉइटेशन का एक रीज़न बना। एक सवाल ये भी आता है कि परमानेंट सेटलमेंट को किन प्रोविंसेस में इंप्लीमेंट किया गया था। तो कौन कौन से प्रोविंसेस में इंप्लीमेंट किया गया था? एक बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, बनारस में, सेंट्रल प्रोविंस के कुछ पार्ट्स में और मद्रास प्रेसिडेंसी की नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में। कहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंस और मद्रास प्रेसिडेंसी की नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में इस परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। देखो, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफ़ी है। हालांकि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको नहीं भी पढ़ते तो भी काम चल जाता, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर श्योर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, आपको पता होगा। पता है, अच्छी बात है, काम की चीज़ है। अगर नहीं पता है तो मॉडर्न हिस्ट्री की हमारे सेशंस बने हुए हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इनफैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री को तो एक बार पूरे तरीके से हमने रिवाइज भी किया हुआ है, उसके भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आप जाओ और वहाँ पे डिटेल में इन तीनों लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के बारे में बातचीत की गई है, तो आपको पता चलेगा कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चीज़ें घटी हैं, थोड़ा और डिटेल में पता चलेगा। फिर दूसरा कौन सा था? रैयतवारी सिस्टम। ये जो रैयतवारी सिस्टम है, इसको लाया गया 1820 में। कब लाया गया? 1820 में लाया गया। और रैयतवारी सिस्टम को कौन लेकर आया? सर थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। रैयतवारी सिस्टम कब लाया गया? 1820 में लाया गया। कौन लेकर आया? सर थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। और ये जो रैयतवारी सिस्टम था, ये बेस था ऑन द साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो। रिकार्डो की एक रेंट थ्योरी है, उस रेंट थ्योरी में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली लैंड के ऊपर से किस तरीके से रेंट कलेक्ट किया जाना चाहिए, वो थ्योरी है, उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो कि ये जो रैयतवारी सिस्टम था, ये बेस था साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो के ऊपर। इस रैयतवारी सिस्टम में हो क्या रहा था? रैयतवारी सिस्टम में जो रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू को डायरेक्टली कलेक्ट किया जा रहा था पीजेंट से। जब हम बात कर रहे थे परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, तो जमींदार्स को बना दिया गया था ओनर्स ऑफ द लैंड, और जमींदार्स जो हैं वो पीजेंट से रेंट को कलेक्ट करते थे और पहुंचाते थे कंपनी तक। लेकिन ये जो रैयतवारी सिस्टम है, इसमें रेवेन्यू को डायरेक्टली कलेक्ट किया जा रहा था पीजेंट से, और ये जो पीजेंट्स थे इनको बुलाया जा रहा था रैयत्स। और रेवेन्यू का रेट क्या था कि जितने भी ड्राई लैंड्स हैं उनमें 50% था रेट, और जितने भी इरिगेटेड लैंड्स हैं उन पे 60% था रेट। मतलब अगर ड्राई लैंड पर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें से 50% सीधे सीधे किसको जा रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी को जा रहा है। और इरिगेटेड लैंड पर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से सीधे सीधे 60% किसको जा रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी को जा रहा है। लेकिन चेंज है, रैयतवारी सिस्टम में चेंज क्या है कि अब जो रेवेन्यू है उसको डायरेक्टली कलेक्ट किया जा रहा है। किससे? पीजेंट से कलेक्ट किया जा रहा है। और ये जो रेवेन्यू का रेट फिक्स किया गया था, इट वॉज फिक्स्ड फॉर नॉट मोर देन 30 ईयर्स, कि 30 साल से ज़्यादा के लिए इसको फिक्स नहीं किया जा सकता था। रैयतवारी सिस्टम को किन प्रोविंसेस में इंप्लीमेंट किया गया? मद्रास में किया गया, बॉम्बे में किया गया, आसाम और कुर्ग प्रोविंस के कुछ पार्ट्स में इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ किया गया? मद्रास में, बॉम्बे में, आसाम और कुर्ग प्रोविंस के कुछ पार्ट्स में। ये बेसिक तौर पे रैयतवारी सिस्टम है, इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखो। फिर इसके बाद महलवारी सिस्टम लाया गया। महलवारी सिस्टम कब लाया गया? 1822 में लाया गया। कब लाया गया? 1822 में। कौन लेकर आया? हॉल्ट मैकेंजी लेकर आए। कौन लेकर आया? हॉल्ट मैकेंजी लेकर आए। बेसिकली महलवारी सिस्टम में जितनी भी ज़मीन थी उसको महल्स में डिवाइड कर दिया गया था। किस में डिवाइड कर दिया गया था? महल्स में डिवाइड कर दिया गया था। और महल्स जो हैं वो बने हुए थे एक या एक से ज़्यादा गांव से मिलके। महलवारी सिस्टम कब लाया गया? 1822 में लाया गया। कौन लेकर आया? हॉल्ट मैकेंजी लेकर आए। और इस सिस्टम के तहत लैंड को महल्स में डिवाइड कर दिया गया था। और महल का मतलब एक या एक से ज़्यादा गांव से मिलके बना हुआ था महल। और इसमें होता क्या था कि जो लैंड लॉर्ड्स हुआ करते थे, या जो पूरी की पूरी विलेज कम्युनिटी हुआ करती थी,
वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होती थी रेवेन्यू के पेमेंट के लिए। कंपनी को जो रेवेन्यू का पेमेंट किया जाएगा, उस रेवेन्यू पेमेंट के लिए पूरी की पूरी विलेज कम्युनिटी जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होती थी। हालांकि जो लैंड की ओनरशिप होती थी, वो ओनरशिप तो पीजेंट्स के पास में ही होती थी। लैंड की जो ओनरशिप है, जैसे ये खेत है, ये खेत है, ये कोई लैंड है, इनकी ओनरशिप तो इंडिविजुअल पीजेंट्स के पास में ही है। लेकिन इस पूरी लैंड से जो रेवेन्यू का पेमेंट किया जाएगा, वो रेवेन्यू पेमेंट की जिम्मेदारी पूरी की पूरी विलेज कम्युनिटी के ऊपर हुआ करती थी। और इस महलवारी सिस्टम को किन प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया? सेंट्रल प्रोविंस में, NWFP में, आगरा में, पंजाब में और गंजेटिक वैली में। कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया? सेंट्रल प्रोविंस में, NWFP में, आगरा में, पंजाब में और गंजेटिक वैली में। इन प्रोविंसेस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर भी नहीं सकते हैं, कर भी नहीं रहे हैं। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि ये सिस्टम चल कैसे रहा था, बिकॉज इसमें इकोनॉमी जैसा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ है नहीं। रेंट कलेक्ट करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कितना करना है, सिर्फ वो पॉइंट है इकोनॉमी का। बाकी तो ये हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस में जाके देखो, इसके बारे में पढ़ो, इन तीनों सिस्टम्स को जानो, थोड़ा और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। और सिर्फ सिस्टम्स को जानो मत, ये भी देखो कि कैसे फिर एग्रीकल्चर चेंज हुआ इनकी वजह से, कैसे पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया गया इसकी वजह से, और पूरे तरीके से उन चीज़ों को देखो। एक बंगाल रेंट एक्ट भी लाया गया था, जिसे एक्ट 10 बुलाया जाता है ऑफ 1859। ये जो बंगाल रेंट एक्ट है, ये पहला टेनेंसी एक्ट था ब्रिटिश इंडिया का। ब्रिटिश इंडिया का पहला टेनेंसी एक्ट था एक्ट 10 ऑफ 1859, और इसको लाया गया था जमींदार्स और रैयत्स के बीच में, या जमींदार्स और पीजेंट्स के बीच में जो लैंड डिस्प्यूट्स हो रहे थे, उनको कम करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए। बेसिकली ये जो एक्ट है, इसके थ्रू टेनेंट्स के जो प्रिविलेजेस थे उनको प्रोटेक्ट किया गया, और लैंडलॉर्ड्स की जो पावर थी रेंट को इंक्रीज करने की, उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया, उसको थोड़ा सा कम किया गया। तो इसको भी याद रख लो कि बंगाल रेंट एक्ट, या जिसको एक्ट 10 ऑफ 1859 बुलाया जाता है, ये पहला टेनेंसी एक्ट था ब्रिटिश इंडिया का, जिसको लाया गया था जमींदार्स और रैयत्स के बीच में लैंड डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। होपफुली आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ें तो खुद से ही कर दिया करो, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अब जो बड़ा सवाल है, वो बड़ा सवाल ये है कि लैंड रिफॉर्म्स को करने की ज़रूरत क्या थी, लैंड रिफॉर्म्स को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ज़रूरत एक तो बड़ी सिंपल, कि ये जितने भी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, ये लैंडलॉर्ड्स टेनेंट्स को, पीजेंट्स को हद से ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया करते थे, हैरेस किया करते थे, और इस एक्सप्लॉइटेशन को रोकने की ज़रूरत थी। इस एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए लैंड रिफॉर्म्स को लाया गया। दूसरा, एक सवाल ओनरशिप ऑफ द लैंड के ऊपर भी था। अंग्रेजों के टाइम पे सिस्टम क्या था कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स बना दिए गए, बड़े बड़े जमींदार बना दिए गए। ऐसे जमींदार जिनके पास में 500 बीघा खेत है, जिनके पास में 1000 बीघा खेत है। ऐसे लैंडलॉर्ड्स जिनके पास में पूरे के पूरे गांव हुआ करते थे। एक इतना बड़ा लैंडलॉर्ड जिसके पास में पूरा का पूरा गांव है, उस पूरे गांव की ज़मीन है, और दूसरी तरफ ऐसे पीजेंट्स हैं जो कि उस लैंडलॉर्ड के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो हमारी सरकार ने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया, वेलफेयर अप्रोच को अडॉप्ट किया। तो बट ऑब्वियस सी बात थी कि सरकार ने इन बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को बोला कि भाई आपके पास में ज़मीन है, अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट तक हो सकती है, बिकॉज और भी तो लोग हैं, ये जो पीजेंट्स हैं ये कैसे सर्वाइव करेंगे, ये पूरी ज़िंदगी आपके ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट रहेंगे। तो ये जो ओनरशिप ऑफ द लैंड है, इसको भी ट्रांसफर किया गया फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स टू पीजेंट्स। तीसरा, टू ब्रिंग इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब तक अंग्रेजों का सिस्टम था,
अंग्रेज जिस हिसाब से लोगों को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे कर रहे थे, लेकिन अब हम एक डेमोक्रेसी थे और डेमोक्रेसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था? इक्वालिटी। सबका बराबर का स्टेटस होना चाहिए, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और उसके लिए भी बेहद ज़रूरी थे लैंड रिफॉर्म्स। फिर बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स ऐसे लाए गए जिनके तहत फोकस किया गया कि लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, बिकॉज हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। हमें ये पता था, हमारी सरकार को ये पता था कि अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं किया गया तो लॉन्गर रन में, ट्रू सेंस में, हम डेवलप नहीं हो सकते हैं। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स ऐसे भी लाए गए जिनके थ्रू लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस किया गया। और फाइनली टू डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस लैंड अमंग द पुअर्स। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि इतने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पूरे गांव में उनके पास में, उनके लैंड के ऊपर एक सीलिंग लगाई गई, लिमिट लगाई गई, और जो सरप्लस लैंड थी उनके पास में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया अमंग दी पुअर्स। वही सोशलिज्म वाली अप्रोच। तो ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत ये थी कि ये जो अंग्रेजों का सिस्टम था वो हैवीली एक्सप्लॉइटेटिव था। उस सिस्टम को ख़त्म करके हमें एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लेकर आना था, हमें एक सोशलिज्म बेस्ड अप्रोच लेनी थी, हमें एक वेलफेयर स्टेट को बनाना था, और इसी के चलते लैंड रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की लैंड पॉलिसी की अगर बात करें तो उसको 4 फेजेस में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की लैंड पॉलिसी को 4 फेजेस में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। सबसे पहला फेज 1950 से लेके 1972 के बीच में चला, और ये लॉन्गेस्ट फेज था। सबसे पहला फेज 1950 से लेके 1972 के बीच में चला, और ये लॉन्गेस्ट फेज था। इस फेज के दौरान रिमूवल ऑफ इंटरमीडियरीज के ऊपर ध्यान दिया गया। ये जो जमींदार लोग बैठे हुए थे, ये जो लैंडलॉर्ड बैठे हुए थे, जो कि बिचौलिए का काम करते थे, जो कि पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे, रेंट को, रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे और अंग्रेज सरकार तक पहुंचाते थे, इन इंटरमीडियरीज को रिमूव किया गया। दूसरा, टेनेंसी रिफॉर्म्स किए गए। बहुत सारे पीजेंट्स जो कि रेंट पे ज़मीन लेते थे कल्टीवेशन के लिए, उनके कोई राइट्स नहीं हुआ करते थे। मालिक जब आता था, लैंडलॉर्ड जब आता था, धक्के मार के बाहर निकाल देता था। स्थिति ऐसी होती थी कि पूरे साल कल्टीवेशन इन्होंने किया, लेकिन लास्ट टाइम पे इनको ज़मीन से निकाल दिया गया। तो टेनेंसी रिफॉर्म्स किए गए। और तीसरा, इसी फेज के दौरान लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया। ये जो सरप्लस लैंड हुआ करती थी लैंडलॉर्ड्स के पास में, इस लैंड को लैंडलॉर्ड से लिया गया और रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया पुअर्स के बीच में, गरीबों के बीच में। तो इस पहले फेज में 3 चीज़ों पे ध्यान दिया गया। एक तो रिमूवल ऑफ इंटरमीडियरीज के ऊपर, दूसरा टेनेंसी रिफॉर्म्स के ऊपर, और तीसरा लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। फिर दूसरा फेज शुरू हुआ, और दूसरा फेज 1972 से लेकर 1985 तक चला। और ये जो दूसरा फेज था, इसमें फोकस इस चीज़ पे था कि अब तक जो लैंड्स ऐसी थी जो कि अनकल्टिवेटेड थी, अब उनको डेवलप करना है, अब उनके ऊपर भी कल्टीवेशन करना है, अब उनके ऊपर भी एग्रीकल्चर करना है, अब उनको भी प्रोडक्टिव बनाना है। तो जितनी भी हमारी ऐसी लैंड थी जो कि एक तरीके से वेस्ट लैंड थी, जिस पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा था, अब एक बार फिर से उसको रिवाइव करने के लिए, उसके ऊपर एग्रीकल्चर करने के लिए कामकाज किया गया इस सेकंड फेज में 1972 से लेके 1985 के बीच में। फिर थर्ड फेज को लॉन्च किया गया 1985 से लेके 1995 तक। और इस थर्ड फेज में बहुत सारे प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस किया गया, जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया। वाटरशेड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटरशेड डेवलपमेंट, कि वाटर को किस तरीके से मैनेज किया जाए, वाटरशेड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया। ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम लाया गया कि ये जो ड्राउट प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे किस तरीके से एग्रीकल्चर को बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम लाया गया। डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया। डेजर्ट एरियाज में किस तरीके से एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरीके से एग्रीकल्चर को बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया। इस थर्ड फेज में ये कामकाज किए गए। और ये जो फोर्थ फेज है उसकी शुरुआत हुई 1995 से। और ये जो फोर्थ फेज है, इस फोर्थ फेज के दौरान बहुत सारी बातचीत हुई अबाउट द नेसेसिटी टू रिटेन लैंड लॉज, अबाउट द एफर्ट्स टू रिफॉर्म। बेसिकली बहुत सारा डिबेट, डिस्कशन, डिसएग्रीमेंट्स चले, और ये बातचीत अभी तक चलती है।
अब भी यही है कि जो हमारा फार्मर्स है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, उसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है। उसमें एग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, वो बातचीत चलती रहती है, लेकिन हाँ कॉन्स्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने जो एग्रीकल्चर है उसमें सिचुएशन को थोड़ा बेहतर किया है, थोड़ा बदला है। पहले के कंपैरिजन में तो अब थोड़ी बेहतर है सिचुएशन। अच्छा, सरकार अपने लेवल पे ये काम कर ही रही थी पोस्ट इंडिपेंडेंस, और सरकार ये जो काम कर रही थी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा सोशल लेवल पे भी बहुत सारे कामकाज हो रहे थे। जैसे एक तेभागा मूवमेंट चला। कब चला? 1946-47 में चला। और ये जो तेभागा मूवमेंट है ये बंगाल के शेयर क्रॉपर्स ने चलाया था अगेंस्ट द ऑप्रेसिव जोतेदार्स। जोतेदार्स बेसिकली रिच पीजेंट्स हुआ करते थे। ये जोतेदार्स बंगाल के शेयर क्रॉपर्स को हैरेस किया करते थे, एक्सप्लॉइट किया करते थे। इस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में 1946-47 में तेभागा मूवमेंट की शुरुआत की गई। तेभागा मूवमेंट को चलाया गया। इस मूवमेंट के बारे में इन डिटेल अगर पढ़ना है तो मॉडर्न हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट देखो, वहाँ पे बहुत डिटेल में बातचीत की गई है। फिर एक भूदान मूवमेंट चलाया गया, लैंड गिफ्ट मूवमेंट चलाया गया। ये जो भूदान मूवमेंट है इसकी बहुत डिटेल में बातचीत की गई है, शायद क्लास 10th की एनसीईआरटी में। भूदान मूवमेंट और ग्रामदान मूवमेंट, ये दोनों ही मूवमेंट किसने चलाए? आचार्य विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे जो कि स्पिरिचुअल हेयर हैं महात्मा गांधी के। जब गांधी जी को असैसिनेट कर दिया गया तो गांधी जी के प्रिंसिपल्स को, खासकर विलेज प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में शुरुआत करी भूदान मूवमेंट की। बेसिकली विनोबा भावे गांव-गांव गए, सभाएं ऑर्गेनाइज करी और गांव-गांव जाके इन्होंने बताया कि अगर हमें ट्रू सेंस में डेवलप होना है तो हमें गांव की इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ेगा, हमें गांव के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और ये जो भूदान मूवमेंट है इसकी शुरुआत हुई पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश से। और इस भूदान मूवमेंट में विनोबा भावे क्या कहते थे कि देखो, जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको बोलते थे कि हम एक सोशलिस्ट कंट्री हैं, विलेज हमारी सांस है, हमारा दिल है, उसको डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और विलेज इकोनॉमी तब तक डेवलप नहीं होगी जब तक ये जो गरीब तबके का किसान है इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। इसको भी कुछ ज़मीन मिलनी चाहिए, इसको भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, ये भी थोड़ा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे। जब सारे लोग पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे तब जाके हमारी विलेज इकोनॉमी डेवलप होगी। और विनोबा भावे से ये बड़े लैंडलॉर्ड्स, ये बड़े जमींदार इतने इंप्रेस हुए कि बहुत सारे जमींदार लोगों ने अपनी ज़मीन डोनेट करने की शुरुआत करी, भूदान, भूमि का दान करने की शुरुआत करी। और ये क्या करते थे? अपनी ज़मीन देते थे और बोलते थे कि ये जो मेरी ज़मीन है इस ज़मीन को बांट दिया जाए, इसका दान कर दिया जाए पीजेंट्स के बीच में, ताकि ये जो गरीब पीजेंट है इसको भी कुछ मिले। और ये जो भूदान मूवमेंट है इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी बुलाया जाता है। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज आज भी इतने से ज़मीन के टुकड़े के ऊपर लोग मर जाते हैं, मार देते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि बड़े बड़े जमींदार लोग अपनी 100-100, 200-200 बीघा ज़मीन को दान कर रहे थे इन छोटे छोटे पीजेंट्स के लिए, इस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, इस विलेज इकोनॉमी को और डेवलप करने के लिए। तो ये भूदान मूवमेंट भी चलाया गया। आचार्य विनोबा भावे ने ही ग्रामदान मूवमेंट चलाया 1952 में। इसी भूदान मूवमेंट का एक्सटेंशन था ग्रामदान मूवमेंट। बेसिकली बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स ऐसे थे जो कि पूरे के पूरे गांव के मालिक हुआ करते थे। इन लैंडलॉर्ड्स को बोला गया कि आप मदद करो, आप विलेज इकोनॉमी को आगे बढ़ाओ। और इस ग्रामदान मूवमेंट के तहत जो लैंड है वो प्रॉपर्टी बनी पूरी की पूरी विलेज एसोसिएशन की। भूदान मूवमेंट में क्या हो रहा था कि जो ज़मीन दान की जा रही थी वो दान करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी पीजेंट्स के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में। लेकिन ग्रामदान में क्या हुआ कि जो लैंड है जिसको बड़ा लैंडलॉर्ड या जमींदार डोनेट करेगा, वो लैंड प्रॉपर्टी बनी विलेज एसोसिएशन की। और सबसे पहली बार मगरूट, हरिपुर, उत्तर प्रदेश में एक गांव है, वो पहला विलेज बना जहां पे ग्रामदान मूवमेंट को इनकॉर्पोरेट किया गया। तो भूदान और ग्रामदान मूवमेंट ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कोई कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिख रहे हो और इन दोनों मूवमेंट्स को कोट कर रहे हो तो आप इंपॉर्टेंस बता रहे हो विलेजेस की, आप इंपॉर्टेंस बता रहे हो नॉन वायलेंस की, और आप इंपॉर्टेंस बता रहे हो हमारे जो कंट्री का एसेंस है उसकी,
कि एक ऐसा भी मूवमेंट है जहाँ बिना लड़ाई झगड़े के, जहाँ प्यार मोहब्बत से बड़े बड़े जमींदार और लैंडलॉर्ड लोगों ने अपनी ज़मीन दान की है पीजेंट्स के लिए, पूरे के पूरे गांव दान किए हैं। फिर इसके बाद बात आती है लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एक कमेटी बनाई गई थी जेसी कुमारप्पा कमेटी, और ये जो जेसी कुमारप्पा कमेटी थे इसको बनाया गया था लैंड प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए। इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। राजकृष्ण नाम के एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन सी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है? पहली कैटेगरी है लिबरेटिंग। पहला तो इन्होंने बोला कि ये जितने भी छोटे छोटे पीजेंट्स हैं, जितने भी ट्रू सेंस में कल्टीवेशन करने वाले फार्मर्स हैं, उनको हमें लिबरेट करना चाहिए लैंडलॉर्ड से। लैंडलॉर्ड क्या करता है? शहर में बैठा रहता है, ज़मीन उसके नाम पे है, उस ज़मीन के ऊपर एक्चुअल में कल्टीवेशन कौन कर रहा है? कोई लैंडलेस लेबरर, कोई छोटा पीजेंट, कोई छोटा टेनेंट। तो राजकृष्णा ने पहला क्या बोला कि ये जितने भी छोटे छोटे पीजेंट्स हैं जो कि एक्चुअल में कल्टीवेशन करते हैं सॉइल के ऊपर, उन्हें हमें लिबरेट करना चाहिए, उन्हें हमें फ्री करना चाहिए लैंडलॉर्ड्स की टायरनी से। दूसरा, हमें फोकस करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, कि जो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं वो गरीब आदमी को मिलने चाहिए। आज की डेट में भी जैसे रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एग्रीकल्चर के नाम पे खूब सारी सब्सिडी आती है। ये सब्सिडी किसको मिल रही है? ये सब्सिडी उस किसान को मिल रही है जो शायद डिजर्व नहीं करता है, जो शायद अमीर है, जिसके पास में 50-100 बीघा खेत है। एक्चुअल में उस जमीन के ऊपर जो पीजेंट काम कर रहा है उसको उस सब्सिडी का फायदा नहीं मिल रहा है। आज हो रहा है ये, तो सोचो 1950s में क्या हो रहा होगा। तो राजकृष्ण ये कह रहे हैं कि जो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं वो पुअर्स को मिलने चाहिए, जो डिजर्व करते हैं उनको मिलने चाहिए। तीसरा, इन्होंने बात की ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के बारे में, कि हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को सेलेक्ट करना चाहिए, उनको एग्जीक्यूट करना चाहिए, हमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को छोड़ना चाहिए और मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ मूव करना चाहिए। और फाइनली इन्होंने बात की डेवलपमेंट के बारे में, कि हमें ओवरऑल एग्रीकल्चर की ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें पूरे तरीके से रिफॉर्म्स करने चाहिए, रिफॉर्म्स करने के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना चाहिए और पूरे के पूरे एग्रीकल्चर की ग्रोथ के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। राजकृष्णा इनकी जो 4 सजेशंस हैं उनको आप कोट कर सकते हो किसी आंसर में, अगर आपको दिमाग में रह जाए तो इसको भी दिमाग में रखना। सरकार ने मेजरली क्या किया पोस्ट इंडिपेंडेंस? लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स में सरकार ने एक तो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज के ऊपर ध्यान दिया, दूसरा सरकार ने टेनेंसी रिफॉर्म्स के ऊपर ध्यान दिया, और तीसरा सरकार ने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया। इन तीनों चीज़ों के तहत क्या क्या काम किया गया? सबसे पहले तो इंटरमीडियरीज को अबॉलिश किया गया। देखो, इंटरमीडियरीज बेसिकली कौन थे? अंग्रेज सरकार के दौरान जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जो जमींदार हुआ करते थे, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो रेंट को कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे और अंग्रेज सरकार तक पहुंचाएंगे, ये थे इंटरमीडियरीज। और ये जो इंटरमीडियरीज थे ये पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे। कहानी क्या थी कि हमारी टोटल 57% ऑफ द लैंड एरिया जो है वो जमींदारी सिस्टम के अंडर आता था। जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तब जमींदारी सिस्टम के अंडर लगभग 57% ऑफ द लैंड एरिया आता था। ये जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, ये रेवेन्यू को कलेक्ट किया करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो जमींदार थे, ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, ये एक्सप्लॉइट करते थे पीजेंट्स को, ये हैरेस करते थे टेनेंट्स को। सरकार को ये दिख रहा था तो सरकार ने क्या किया? सरकार लेकर आई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। और इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के तहत आर्टिकल 31B को इंसर्ट कर दिया गया और एक 9th शेड्यूल को क्रिएट कर दिया गया। और 9th शेड्यूल के लिए कह दिया कि जिन भी लॉज को इस 9th शेड्यूल में रख दिया जाएगा दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। हालांकि इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती केस, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। 24 अप्रैल को डेडलाइन भी बनाया गया है बाद में, लेकिन ये पॉलिटी की बातचीत है। अगर पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो लक्ष्मीकांत के भी लेक्चर्स बने हुए हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाओ। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा डिटेल में इस अमेंडमेंट के बारे में, इस पूरी कहानी के बारे में बहुत डिटेल में बातचीत की गई है, मुझे याद है, बहुत ढंग से पढ़ा है इसके बारे में।
तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, बेसिक कहानी क्या थी कि सरकार बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स करना चाह रही थी, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रही थी, और जब भी सरकार कोई भी ऐसा कानून लेकर आती थी लैंड रिफॉर्म्स को लेके, रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेके, तो जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे ये कोर्ट के दरवाजे पे पहुंच जाते थे। कोर्ट को बोलते थे कि देखो, राइट टू प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल राइट है, तब फंडामेंटल राइट हुआ करता था, वायलेशन हो रहा है, हमारी ज़मीन को छीना जा रहा है। और कोर्ट क्या करे, जो कानून की किताब में लिखा हुआ है उसके हिसाब से कोर्ट बोल देता था कि भाई सरकार गलत है। तो सरकार ने सॉल्यूशन निकाला। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू एक आर्टिकल 31B इंसर्ट कर दिया गया और एक 9th शेड्यूल इंसर्ट कर दिया गया, और ये कह दिया गया कि 9th शेड्यूल में जो भी लॉ डाल दिया गया है उसको जुडिशियली रिव्यू ही नहीं किया जा सकता है। इस पे फिर लीगली खूब सारा कामकाज हुआ है, खूब सारा डिबेट डिस्कशन हुआ है, केसेस आए हैं, जैसे केशवानंद भारती है, जैसे आयर कोयलगो है, गोलकनाथ केस भी एक शुरुआत वाला। तो सारे केसेस को आप जाके देख सकते हो पॉलिटी वाली सीरीज में। लेकिन हाँ, सरकार ने रिफॉर्म्स करने के लिए 9th शेड्यूल को क्रिएट किया। 1956 में कई सारे स्टेट्स ने जमींदारी अबॉलिशन एक्ट्स को पास किया, और ये जो जमींदारी अबॉलिशन एक्ट्स थे, इनके थ्रू जो एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम चल रहा था, ये जो इंटरमीडियरीज का एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था, इस सिस्टम को अबॉलिश किया गया, इस सिस्टम को खत्म किया गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अगर कोई भी रिफॉर्म करना है एग्रीकल्चर में तो। और इस पूरे सिस्टम के दौरान, इस अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज के दौरान, दो कैटेगरी ऑफ होल्डर्स को क्रिएट किया गया, दो कैटेगरी ऑफ लैंड ओनर्स को क्रिएट किया गया। एक वो ओनर्स थे जो कि डायरेक्टली लैंड को ओन करते थे फ्रॉम द स्टेट, जैसे आमतौर पे आज होता है कि आपने जो ज़मीन खरीदी हुई है उसकी रजिस्ट्री है आपके पास में, स्टेट के पास में उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने स्टेट से उस ज़मीन को खरीदा हुआ है। तो एक तो वो ओनर्स थे जो कि डायरेक्टली ओन करते थे ज़मीन को फ्रॉम द स्टेट, और दूसरे थे टेनेंट्स। टेनेंट्स मतलब किराएदार, जो रेंट पे किसी से ज़मीन लेते थे, किसी ओनर से ज़मीन लेते थे, और रेंट पे ज़मीन को लेने के बाद कल्टीवेशन क्या करते थे। और ये जो टेनेंट है और जो लैंड ओनर है उसके बीच में एक सर्टेन एग्रीमेंट होता था कि जब फसल आएगी तो लैंड ओनर को क्या मिलने वाला है और टेनेंट को क्या मिलने वाला है। तो मतलब चीज़ों को थोड़ा सा फॉर्मलाइज किया गया कि जो ओनर्स थे विद इन दी लिमिट, जिनके पास में ज़मीन थी उनको तो ओनर बना दिया गया, उनके पास में ओनरशिप राइट्स थे लैंड के। और जो टेनेंट्स थे जो कल्टीवेशन करना चाहते थे लेकिन अपनी ज़मीन उतनी नहीं थी, तो किसी और से वो लैंड ले रहे हैं रेंट पे, टेनेंट बन रहे हैं और उसका कल्टीवेशन कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट है। इस पूरे फेज के दौरान लगभग 173 मिलियन एकड़ लैंड को गवर्नमेंट ने अक्वायर किया, और फिर ये जो लैंड है इसको वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाएगा। प्राइमरीली इस लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग्स द पुअर। लेकिन अगर बात करें स्टेटस ऑफ एनफोर्समेंट की, तो नो डाउट ये जो टेनेंट्स थे, ये जो पीजेंट्स थे जिनको हेविली एक्सप्लॉइट किया जाता था, इस एक्सप्लॉइटेशन में कमी देखने को मिली बिकॉज सरकार थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई थी। बट अभी भी इविक्शंस देखने को मिल रहे थे। हम कहने को तो ये कह रहे हैं कि एक टेनेंट्स वाली कैटेगरी क्रिएट की गई और एक फॉर्मल अरेंजमेंट की शुरुआत की गई कि ये जो टेनेंट है वो लैंड रेंट पे ले सकता है, और एक फॉर्मल अरेंजमेंट होगा कि जब फसल आएगी तो लैंड ओनर को क्या मिलने वाला है, टेनेंट को क्या मिलने वाला है। लेकिन एक्चुअल में स्थिति अलग थी। एक्चुअल में क्या हो रहा था कि अभी भी ये जो टेनेंट्स हैं इनको कभी भी ज़मीन से धक्के मार के निकाल दिया जाता था, बिकॉज बहुत सी बार तो रिटन डॉक्यूमेंट ही नहीं होता था। बहुत सी बार लैंड लॉर्ड जो होता था वो इतना पावरफुल होता था कि ये टेनेंट की सुनता ही नहीं था। और ये बात कर रहे हैं हम 1950s की 60s की। आज भी ऐसा देखने को मिल जाता है, तो उस टाइम पे तो सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। 1959 में केरला की गवर्नमेंट ने ये जो शेयर क्रॉपर्स को इविक्ट किया जाता था लैंडलॉर्ड्स के द्वारा अपनी मन मर्जी से कभी भी, इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में लाया गया, और ये जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 है, इसके थ्रू पार्लियामेंट ने आर्टिकल 31 को रिपील कर दिया, आर्टिकल 31 को ख़त्म कर दिया, और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से डिलीट कर दिया, अलग कर दिया, हटा दिया। ये सब हमने पॉलिटी वाले सेशंस में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो लक्ष्मीकांत पॉलिटी उन सेशंस में जाओ,
वहाँ डिटेल में बातचीत की गई है सबके बारे में। यहाँ हम बेसिक आइडिया ले रहे हैं, बेस ले डाउन कर रहे हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला काम किया गया अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, ये जो बिचौलिए हैं इनको खत्म करने की कोशिश की गई। हालांकि सरकार बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रही इनिशियली, लेकिन हाँ फ़ायदा तो हुआ, ये जो एक्सप्लॉयटेशन है इसमें कमी तो आई। फिर दूसरे किए गए टेनेंसी रिफॉर्म्स। ये जो टेनेंट्स थे इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता था। एक होते थे ऑक्यूपेंसी टेनेंसी, दूसरा होते थे टेनेंसी एट विल, और तीसरे होते थे सब टेनेंट्स। ये जो टेनेंट्स हुआ करते थे, या सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो वो लोग जो कि रेंट पे ज़मीन लेते थे, लैंड लेते थे किसी लैंड ओनर से कल्टीवेशन करने के लिए, उन टेनेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। एक होते थे ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स, दूसरे होते थे टेनेंसी एट विल, और तीसरे होते थे सब टेनेंट। ये जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स होते थे इनको परमानेंट राइट्स मिलते थे ओनर्स के जैसे, होते तो टेनेंट्स ही थे, लेते तो जमीन रेंट पे ही थे ये, लेकिन हाँ इनकी स्थिति बेहतर होती थी। एक तरीके से इनके पास में परमानेंट राइट्स होते थे जैसे किसी ओनर के पास में होते हैं। मतलब इनको ये डर नहीं था कि लैंडलॉर्ड आएगा और इनको कभी भी धक्के मार के निकाल देगा। ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स की स्थिति बेहतर थी, लेकिन ये जो टेनेंट्स एट विल हुआ करते थे और सब टेनेंट्स हुआ करते थे, ये लैंडलॉर्ड की दया के ऊपर होते थे, मर्जी के ऊपर होते थे। लैंडलॉर्ड जब चाहे तब इनको धक्के मार के निकाल सकता था। टेनेंसी रिफॉर्म्स के तहत 2 चीजें की गई। एक तो रेंट को रेगुलेट किया गया। रेंट को रेगुलेट किया गया मतलब कि जो रेंट कलेक्ट किया जा रहा था लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, उसको फिक्स किया गया, उसको रीजनेबल किया गया। कोई आपकी ज़मीन कल्टीवेशन के लिए किराए पे ले रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप बिना सोचे समझे उससे कुछ भी दाम मांग लोगे। रेंट को रेगुलेट किया गया, उसको फिक्स्ड किया गया, उसको रीजनेबल बनाया गया। ऐसे समझ लो कि जैसे आज आप कमरा किराए पे लेते हो तो जो घर का मालिक है वो अपने हिसाब से आपसे रेंट मांग ले। वो बोले कि रेट चल रहा है भले 2000 का, वो बोले इसका तो मैं 25,000 लूँगा, और आपकी ऐसी मजबूरी हो कि आपको 25,000 देने पड़े। एक्सप्लॉइट हो गए आप या नहीं हो गए। वैसा सही कुछ हो रहा था लैंड के मामले में कि कोई टेनेंट आ रहा है, वो बोल रहा है कि यार मुझे आपकी ज़मीन चाहिए, रेंट पे दे दो, 1 साल के लिए कल्टीवेशन करना है, 2 साल के लिए कल्टीवेशन करना है। अब उस पर रेंट कितना लेगा लैंडलॉर्ड, उस लैंडलॉर्ड के रेंट को फिक्स किया गया, रीजनेबल बनाया गया, और बोला गया कि जो रेंट पे किया जाएगा इट कैनॉट बी मोर देन 1/5 to 1/4 ऑफ द ग्रॉस प्रोडक्शन ऑन लैंड। लैंड के ऊपर जितना भी ग्रॉस प्रोडक्शन हो रहा है उसके 1/5 या 1/4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है पेएबल रेंट। तो पहला तो टेनेंसी रिफॉर्म्स के तहत रेंट को रेगुलेट किया गया, और दूसरा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया गया। सरकार शुरू से ही कोशिश कर रही थी कि ये जो टेनेंट्स एट विल हैं, ये जो सब टेनेंट्स हैं, ये लैंडलॉर्ड्स की मर्सी पे ना रहे, दया पे ना रहे, इनको जब चाहे तब धक्का मार के ना निकाला जाए। तो सरकार कोशिश कर रही थी कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया जाए। एक एग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ साइन कर लो कि 1 साल के लिए ज़मीन रेंट पे दे दी है, 2 साल के लिए दे दी है, जब मन चाहे तब आप धक्का मार के नहीं निकाल सकते हो। बट ये जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर वाली चीज़ थी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही। इफेक्टिव क्यों नहीं रही? बिकॉज टेनेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, इतने पावरफुल भी नहीं होते थे। लैंडलॉर्ड पावरफुल भी होता था और कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा भी होता था। तो जितनी भी बातचीत होती थी वो होती थी ओरल लेवल पे, बातचीत के लेवल पे होती थी, इनफॉर्मल लेवल पे बातचीत होती थी, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता था। आज भी अगर आप गांव के टच में हो तो आप देखोगे कि वहाँ जो सेठ होता है, जो साहूकार होता है, जो बोहरा होता है, जो बड़ा जमींदार होता है, उसके सामने जो छोटा टेनेंट है वो थोड़ा दब के रहता है, और ये दुनिया का नियम है। तो वो हिम्मत ही नहीं करता कि उस बड़े लैंडलॉर्ड को, जमींदार को ये बोल दे कि नहीं साहब मैं तो रिटन एग्रीमेंट लूँगा। बातचीत हो गई ना, इतना ही काफ़ी है, करना तो कल्टीवेशन। लेकिन बातचीत का बनता क्या है? अगर यही लैंडलॉर्ड जब फसल पकने वाली हो तब आ जाए और बोले कि निकल बाहर, आप उतने पावरफुल भी नहीं हो, टेनेंट उतना पावरफुल भी नहीं है, टेनेंट को उतनी जानकारी भी नहीं है, करेगा क्या? निकलना पड़ेगा। तो ये जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं। और तीसरा, इन टेनेंसी रिफॉर्म्स में बात की गई ओनरशिप राइट्स ऑफ द टेनेंट्स के बारे में, कि ये जो लैंडलेस टेनेंट्स हैं इनको ओनरशिप के राइट मिलने चाहिए ऑन द लैंड दे प्लो, जिस जमीन को वो कल्टीवेट करते आ रहे हैं। एक्चुअल में तो वो जमीन अंग्रेजों ने किसी लैंडलॉर्ड के नाम पे की हुई है, किसी जमींदार के नाम पे की हुई है, लेकिन पिछले कई सालों से
कोई एक टेनेंट है, कोई एक पीजेंट है जो कि एक्चुअल में उस ज़मीन के ऊपर कल्टीवेशन कर रहा है, तो उस ज़मीन की जो ओनरशिप राइट है वो ओनरशिप राइट उसी टेनेंट को मिल जानी चाहिए। 1979 में वेस्ट बंगाल में ऑपरेशन बारगा चलाया गया और इस ऑपरेशन बारगा के तहत लगभग 14 लाख शेयर क्रॉपर्स को रिकॉर्ड किया सरकार ने। ये ऑपरेशन क्या है इसके बारे में आगे चलते हुए डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल टेनेंसी रिफॉर्म्स की बातचीत को समझो। देखो, हमने अभी तक बात क्या की है, हमने बात ये की है कि जब हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में लैंड पॉलिसी के बारे में, तो इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फेज है वो चला 1950 से लेकर 1972 के बीच में, और इस फेज के दौरान तीन चीज़ों पे फोकस किया गया। एक तो रिमूवल ऑफ इंटरमीडिएरीज के ऊपर, दूसरा टेनेंसी रिफॉर्म्स के ऊपर, और तीसरा लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इन तीनों के बारे में ही अभी हम बात कर रहे थे। हमने देखा था, बीच में हमने ये भी देखा कि सोशल लेवल पे बाकी लोगों ने काम क्या किया है, जैसे भूदान मूवमेंट, जैसे ग्रामदान मूवमेंट। हमने ये भी बात करी कि राजकृष्ण नाम के जो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं उनके क्या सजेशंस थे। जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज में क्या किया गया। ये जो बड़े बड़े जमींदार लैंडलॉर्ड्स क्रिएट किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, इनको ख़त्म किया गया। एक फॉर्मल स्ट्रक्चर लाया गया। इस फॉर्मल स्ट्रक्चर के तहत कोशिश की गई कि जो लैंड रिफॉर्म्स के कानून है इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। उसी के चलते 9th शेड्यूल को क्रिएट किया गया था। कई सारे स्टेट्स ने जमींदारी अबॉलिशन एक्ट्स लाए। ये जो जमींदारी अबॉलिशन एक्ट्स हैं इनके थ्रू जो एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है उसको ख़त्म किया गया। 2 कैटेगरी ऑफ होल्डर्स क्रिएट किए गए। एक वो लैंड ओनर्स जो कि डायरेक्टली लैंड को ओन करते थे फ्रॉम द स्टेट, और दूसरे टेनेंट्स जो कि लैंड को रेंट पे लेते थे किसी लैंड ओनर से कल्टीवेशन करने के लिए। हालांकि टेनेंट्स के एक्सप्लॉयटेशन में कमी तो आई, लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिला। उसका एक रीज़न ये भी था कि ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, ये जो जमींदार थे, बेहद पावरफुल लोग हुआ करते थे। इन्हीं के बच्चे यही लोग सरकार में बैठते थे, नौकरी में बैठते थे। तो इतनी पावर होगी तो पूरे तरीके से ये सिस्टम बहुत ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा ही दिया फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। टेनेंसी रिफॉर्म्स किए गए। ये जो टेनेंट्स थे इनमें एक ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स हुआ करते थे जो सबसे सिक्योर थे, जिनको लैंडलॉर्ड किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाल नहीं सकता था, धक्के मार के भगा नहीं सकता था। प्रॉब्लम थी टेनेंट्स एट विल और सब टेनेंट्स के लिए, और इसके लिए सरकार ने 2-3 चीज़ें की। एक तो रेंट को रेगुलेट किया गया, रेंट को फिक्स किया गया और बोला गया कि रेंट जो है इट कैन नॉट बी मोर देन 1/5 to 1/4 ऑफ द ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ लैंड। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई, लेकिन ये जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है ये प्रोविजन बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, अभी हमने बात की। तीसरा, टेनेंट्स को ओनरशिप राइट्स दिए गए कि अंग्रेजों के टाइम से ही एक्चुअल में जो टेनेंट उस जमीन को कल्टीवेट कर रहा है उसको दो ना ओनरशिप राइट। आप रीडिस्ट्रीब्यूशन तो कर ही रहे हो, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर ये भी ध्यान रख लो कि यार इस जमीन का कल्टीवेशन पिछले 20 साल से 25 साल से ये पर्टिकुलर आदमी कर रहा है, ये पर्टिकुलर फैमिली कर रही है, तो इस जमीन के ओनरशिप राइट इसी टेनेंट को दे दिए जाए, इस जमीन को इसी का बना दिया जाए। और फिर तीसरा काम किया गया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में 2-3 चीजें की गई। एक तो सीलिंग्स लगाई गई एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स के ऊपर कि आप किस लिमिट तक लैंड को होल्ड कर सकते हो। उस सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अगर आपके पास में लैंड है, एक्सेस लैंड है, तो उसको सरकार ले लेगी, बदले में आपको कंपनसेशन वगैरह दे देगी और फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दूसरा काम किया गया कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे राजस्थान में प्रॉब्लम क्या है कि ज़मीन फ्रेगमेंटेड है। जैसे कोई एक बड़ा किसान भी है ना, तो उसकी एक ज़मीन इस कोने पे है, 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 एक ज़मीन इस कोने पे है। अब अगर फ्रेगमेंटेड है ऐसे लैंड, तो यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन करने में दिक्कत आएगी। एक ट्यूबवेल आपने यहाँ लगा दिया, लेकिन दूसरे वाले खेत तक सप्लाई कैसे करोगे? पाइप डालो, खर्चा बढ़ेगा। तो सरकार ने क्या किया कि चकबंदी, एक टर्म आपने सुना होगा कि ये सारे लैंड को कुछ इस तरीके से रीअरेंज किया गया कि ये जो फार्मर है इसकी पूरी ज़मीन एक ही जगह पे आ जाए। यूपी में बहुत सक्सेसफुली किया गया, ये राजस्थान में भी नहीं किया गया है, लेकिन हाँ यूपी में चकबंदी चलती है। तो लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट किया गया।
और तीसरा, सरकार ने कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करने की शुरुआत करी। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में एग्जैक्टली किस तरीके से काम हुआ है इन तीनों सब प्रोविजंस के तहत, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे अगले सेशन में। यहां तक कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बेहद इजी सेशन था ये वो वाला सेशन है जो कि आपको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखना चाहिए और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखना चाहिए। हिस्टोरिकल एंगल भी है इसमें, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीज़ें आपको बेसिक तौर पे पता होनी चाहिए, और वो बेसिक तौर पे हमने बातचीत कर ली है। थैंक यू वेरी मच।